वेलकम स्टूडेंट्स, व्याख्याता नगरीय निकाय 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6, 10 और 14 है तो त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की लंबाई दी गई है और आपको त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है कि वो अधिक कोण होगा कि न्यून कोण या फिर समकोण या फिर समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन में त्रिभुज की भुजाएं दे दी जाए तो सबसे पहले उसको वैल्यू बता देंगे कि ए बी सी मान लेते हैं और सबसे बड़ा जो यहाँ पर वैल्यू है सर, ठीक है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है 14, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ पर कॉस सी ले लीजिए, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10। ये आपके पास मिल जाएगा 36 प्लस 100 माइनस ये आपका हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 120। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 136 1 से ये आपके पास 60 आ जाएगा और ये 120 माइनस में, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/2। तो कॉस सी की वैल्यू क्या, सी इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा -1/2 कितने में आता है आपका 180 प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2π/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/3। 2π/3 आ गया वे वैल्यू। अब देखिए आप जानते हैं कि न्यून कोण, कोई भी त्रिभुज जो है वो न्यून कोण कब बनाता है, जब उसके पास सारे जो आपका एंगल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कोण होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री से कम अगर हो जाएं, ठीक है, 90 ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो आपका क्या बनता है, ये न्यून कोण बनता है। ठीक है, सारे एंगल अगर 90 से कम है तो वो न्यून कोण बनता है। ठीक है, ये आपका अधिक कोण कब बनता है, अधिक कोण कब बनेगा, ये जब एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कम से कम एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब वो आपका अधिक कोण बनता है। ठीक है, समकोण कब बनता है, जब उसमें समकोण कब बनता है, जब आपका एक आपका 90 डिग्री होता है तब वो आपका क्या बनता है, समकोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक आपका जो कोण है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। और समबाहु कब बनता है, जब आपके सारे कोणों का जो सारे कोण हैं वो बराबर होने चाहिए, सारे भुजाओं भी बराबर होने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि सारी भुजाएं तो बराबर है ही नहीं है, तो समबाहु तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो लास्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली सी की जो वैल्यू है वो 2π/3 है, दैट मीन्स वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, आपका न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, स्वद्विबाहु, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, आपको रखना ही है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 log ऑफ x अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर इसका हमको लिमिट फाइंड करना है। तो देख रहे हैं जैसे आप वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, दैट मीन्स log वैल्यू के लिए 0 होती है, तो ये आपका आ जाएगा 0/0 का केस। और जैसे ही आपका 0/0 केस बनता है तब आप क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल के लिए क्या करना रहता है, हमें अंश का अवकलन और हर का अवकलन सेपरेटली करना रहता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। देखिए अंश का अवकलन आप करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x और नीचे का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पर x को वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये आपका 42 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 लाइन में खत्म हो गए हैं, तो ऐसे लिमिट के इजी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। में आपको दिया गया है, दिए गए दो सदिश i-j और i+2j इकाई सदिश जो दोनों सदिशों के समतली एवं प्रथम सदिश के लंबवत है, उसको आपको फाइंड करना है। देखिए आपके पास दिया गया है, दो सदिश दे दिए हैं। पहला आपका हम लोग नाम ले लेते हैं a इज इक्वल टू i-j। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 के ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली b आपको दिया गया है i+2j और 0 k। ठीक है, ये दो सदिश आपको दिया गया है, तो ऐसा आपको सदिश बताना है जो इन दोनों सदिशों के समतली है। ठीक है, आपको आप सी जो है फैक्टर फाइंड करना है। सी वेक्टर मान लेते हैं हम लोग स्मॉल ai + bj + ck।
ठीक है। ये आपका एक ऐसा हमको वेक्टर फाइंड करना है जो आपका इन दोनों सदिश के क्या हो, समतली हो, और प्रथम सदिश के मतलब ये फर्स्ट वाले सदिश के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो देखिए दो प्रॉपर्टीज में लगाना है, एक तो समतली का और दूसरा लंबवत का। तो समतली का मतलब क्या होता है, कोई भी तीन वेक्टर अगर समतली है तो उनका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आता है, आपका 0 आता है। ठीक है, वो आपका क्या आता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आपके पास 1 -1 0 1 2 0 A B C आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से डिटरमिनेंट आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1 × 2C -0 + 1 × C × 0 और ये आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3C = 0, दैट मीन C की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही C की वैल्यू आप 0 यहाँ पर पुट करेंगे, आपकी जो C वेक्टर है वो किस में चेंज हो जाएगा, AI + BJ। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको जो C वेक्टर आने वाला है उसमें आपका J का कोई सा भी कोफिशिएंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो सॉरी K का कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहेगा। अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में K कोफिशिएंट K वाला टर्म दिया गया है, तो ऑप्शन C तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर से पता चल गई। अब चलिए, पहले तो हमने यहाँ पर इस वेक्टर का ये जो C वेक्टर था उसमें ये पता कर लिया कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो I और J कोऑर्डिनेट होंगे। सेकंड आपको बोला गया है कि वो प्रथम सदिश के लंबवत है। अब अगर कोई सा भी A वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर C के अगर लंबवत है तो इसका मतलब क्या है, लंबवत कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए। तो डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो A वेक्टर जो आपका दिया गया है आयोटा I - J + 0 के, और ये आपके पास दिया है AI + BJ, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ये आना चाहिए 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो I × I 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A - B = 0, दैट मीन्स A = आपको क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा A की वैल्यू B है, तो ये जो मेरा C है वो किस में चेंज हो गया, अब ये मेरा C जो है वो चेंज हो गया, C = AI + AJ, मतलब मेरा पहला और दूसरा जो I और J का जो कोफिशिएंट है वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर B भी यहाँ पर से डिस्कार्ड हो जाएगा, तो अब ऑप्शन नंबर A बचा है और D ऑप्शन बचा हुआ है। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता कि आंसर आपका A आने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया है, इसलिए अब डायरेक्टली आपको A को टिक नहीं मारना है, क्या पता वो आंसर भी गलत हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए हमने सबसे पहले समतली का कॉन्सेप्ट लगाया डिटरमिनेंट 0 करके, दूसरा हमने लंबवत का कॉन्सेप्ट लगाया डॉट प्रोडक्ट = 0 करके। अब यहाँ पर बोला गया था इकाई सदिश, ठीक है, जो दोनों सदिशों के, तो हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर C का हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, C वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ C, तो ये आपके पास हो जाएगा AI + AJ डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ √, क्या हो जाता है A² + A², तो ये हो जाएगा AI + AJ, यहाँ पर क्या हो जाएगी 2A², दैट मीन्स A बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा I + J डिवाइडेड बाई √2, दैट मीन्स 1/√2, ये हो जाएगा I + J। तो ये आपका फाइनली जो है C वेक्टर आपका मिलेगा यहाँ पर। तो C वेक्टर आपको क्या मिला है 1/√2 ब्रैकेट में I + J कैप। तो ये आपका फिर फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल से ये क्वेश्चन था, 2-3 चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई है, एक तो समतली का कॉन्सेप्ट है, दूसरा लंबवत का, और थर्ड आपका यहाँ पर यूनिट वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि A + bx की पावर -2 = 1/4 - 3x, अब टू ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो आपका A और B की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका फिर से बाइनोमियल थ्योरम वाला ही क्वेश्चन आ गया वापस से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको 1+ के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं A को बाहर निकालूंगा तो A की पावर -2 करके बाहर निकलेगा, ये बचेगा 1/abx की पावर -2। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या दिया है 1/4 माइनस 3x अप टू ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है, देखिए हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आता है 1 माइनस एन एक्स प्लस करके आगे बढ़ते जाता है। हमको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें क्या दिया गया है, कांस्टेंट टर्म दिया है और एक्स का कोफिशिएंट दिया है, तो हम सिर्फ शुरू के ही 2 ही टर्म्स को लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका 1/a² हो जाएगा और ये आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस 2b/a इंटू एक्स अब टू ये आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये 2 टर्म से ही इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको ऑपरेट करेंगे तो 1/a² माइनस 2b/3x और ये आपका 1/4 माइनस 3x। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है 1/4 इज इक्वल टू 1/a², दैट मीन्स a² इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी +-2 मिल जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू +-2 मिल रहा है, तो अभी देखिए आपका a b c तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है भाई, है ना। अब सेकंड चलते हैं, आपका ये वाले चीज़ को लेके चलते हैं, आपका x के कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2b/a³ इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ से माइनस और माइनस आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 केस लेके चलेंगे, यहाँ पर जब आपका a की वैल्यू आप 2 लेंगे और a की वैल्यू आप -2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा a की वैल्यू जब आप 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b/8 इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2 चौक 8 और ये 4 थी 12, तो b की वैल्यू 12 मिलेगी। सिमिलरली अगर आप a की वैल्यू -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2b-8 इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -12। तो यहाँ से आपके पास पेयर क्या बनेगा, a की वैल्यू आपने क्या लिया था -2 लिया था, तो b की वैल्यू -12 हो रहा है, और यहाँ पर आपने a की वैल्यू 2 लिया है तो b की वैल्यू 12 आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन से आप इसको चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 2 और 12 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला बाइनोमियल थ्योरम याद करना था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप तक याद करना था। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस n, यहाँ पर प्लस माइनस, इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि देखिए आपके पास 2 मैट्रिक्स दिया गया है A और B, और उनमें रिलेशन बताया गया है कि यदि मैट्रिक्स B आपके मैट्रिक्स A का इनवर्स है, तो इसे कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A का इनवर्स, तब आपको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ध्यान देंगे तो B जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें एक अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, उस अल्फ़ा की वैल्यू का हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है A, उसका आप यहाँ पर इनवर्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ A अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 × 1 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 3 और ये 1 ऑफ 2 - 1, तो आपको मिल जाएगा 4 + 5 + 1 इज इक्वल टू 10। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 10 मिल रहा है। तो देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन 10। ठीक है, और यहाँ पर A इनवर्स, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि B क्या है, A का इनवर्स है, तो A इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, B जो है आपके पास क्या दिया था, B A का इनवर्स है, तो A इनवर्स की जगह B लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 इधर जाएगा, तो 10B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली एडजॉइंट A निकालना है और वहाँ पर वो अल्फ़ा जो से पोजीशन पे है उसको यहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो देखिए आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा की वैल्यू आपका कौन से पोजीशन पे है, अल्फ़ा यहाँ पर आपके पास इस वाले पोजीशन पे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कौन सा पोजीशन है भाई, रो और कॉलम में आपका सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, ये आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रही है वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे कि कभी भी जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो अगर मैं यहाँ का एडजॉइंट निकालूंगा तो वो वाला वैल्यू यहाँ पर आके फिट बैठता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट को निकाल के उसको रो को कॉलम में रखना रहता है। तो अगर मैं इस रो का यहाँ पर के लिए एडजॉइंट निकालूंगा तो उस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी।
तो मेरे पास यहाँ पर का मेरे को एडजॉइंट नहीं निकालना है, मेरे को यहाँ पर का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ पर अगर मैं इस 1 वाले के एडजॉइंट निकालूंगा तो वो वाला वैल्यू मेरे यहाँ पर आके फिट बैठेगा, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर के लिए एडजॉइंट निकालूंगा, देखिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए एडजॉइंट निकालूंगा, ये वाले वैल्यू को पलट के तो ये जाएगा -3 और -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, अभी -5 तो आ गया, लेकिन अभी हमको इसमें क्या लगाना है, प्लस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट करते हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आया है, 5 आया है। तो आपके पास फिर देखिए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? हो सकता है आपको मैं यहाँ पर जो एडजॉइंट का यहाँ से यहाँ निकालने वाला चीज़ बोल रहा था उसमें आप कंफ्यूज हो गए हो, तो आप चाहो तो भाई पूरा एक एडजॉइंट निकाल लो, लेकिन वो निकालने का कोई सेंस नहीं बनता, उससे आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके पास अल्फ़ा जो दिया गया है वो इस पोजीशन पे दिया गया है, तो यहीं पर आपको एडजॉइंट नहीं निकालना है, आपको एडजॉइंट यहाँ पर के वैल्यू का निकालना है, क्योंकि आपका एडजॉइंट जो है वो ट्रांसफर होता है, ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आती है एडजॉइंट में, और लास्टली आपको ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट को भी करना पड़ेगा, तभी आपको फाइनली आंसर आएगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर -5 आंसर रहता तो मैक्सिमम लोग उसी को लगा दिए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो ये क्वेश्चन प्रगुण से बन जाएगा, या तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पर कॉमन निकाल के आपको रखना है कि वो ऊपर जाए और नीचे वाली वैल्यू को टी मानने पे ऊपर का वैल्यू बन जाए, ये वाला चीज़ हमको करना रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉस को बाहर निकालते हो, ठीक है, कॉस को यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, dx cos स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 5, और cos जब आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है, 4 tan स्क्वायर x प्लस 5 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या करना है, ये जो x वाला टर्म रहता है उसको भी आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन को कुछ वैल्यू तो नहीं दी है, देख लेते हैं, नहीं कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 को भी बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x प्लस 5/4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, tan x को यहाँ पर t मान लेते हैं, tan x को अगर मैं t मानूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ पर से आपका ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका 1/4 हो जाएगा यहाँ पर dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 5/4 को क्या लिख सकते हैं आप, √5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a, और ये आपका क्या होता है 1/2a tan इनवर्स, सॉरी ये 1/a होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई a मतलब √5/2 आ जाएगा, तो 1/4 2 आपका ऊपर चले जाएगा tan इनवर्स 2, और t की वैल्यू आपने क्या माना था, tan x माना था, tan x डिवाइडेड बाई √5 आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, 1/a बोला था ना, तो 1/a भी यहाँ रखना है ना भाई, 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2/√5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर से ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2√5 tan इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई √5। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा चीज़ को मिस्टेक मत करना भाई। ठीक है, 1/a दिया गया है और ये 1/4 अलग है, तो 1/a क्या हो जाएगा √5/2, दैट मीन्स 2/√5, और यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2√5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन और प्लस सी कर देंगे, इंटीग्रेट इसलिए प्लस सी लगा दीजिए,
तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, समतल और गोले के बीच की दूरी फाइंड करनी है। ये आपका 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, 3D का। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोला है समतल और गोला बोला है ना। तो यहाँ पर देखिए गोला बनाते हैं। ध्यान दें कि ये गोला है ना, ये वृत्त नहीं है। यहाँ पर अब मैं इसको प्लेन में बना रहा हूँ तो ये गोले जैसा नहीं दिख रहा है, ये वृत्त जैसे दिख रहा है। लेकिन समझिए बॉल है एक, ठीक है, एक ये बॉल है, बॉल दिया गया है और यहाँ पर आपको एक समतल दिया गया है, जैसे कि समतल ये आपका ये समतल। अब इन दोनों के बीच का दूरी, न्यूनतम दूरी ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, सबसे मिनिमम दूरी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जो गोला है ना उसके सेंटर से लेके ये प्लेन के सेंटर में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गोले का दूरी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाएगा कि जैसे कि जो आपका बॉल है, बॉल के आप अंदर में सेंटर लिए हो ना, बॉल के अंदर में सेंटर है। अब वहाँ से बॉल का यहाँ तक का दूरी एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का आपने काउंट कर लिया है, तो इस दूरी को आपको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। अब ये दूरी आपका क्या कहलाएगा, गोले का त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये दूरी में से ये त्रिज्या को आप घटा दोगे तो आपको मेन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मेन डिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमको इसमें करना क्या है, क्योंकि 2D 3D के क्वेश्चन में कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है ना, समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ आपको पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमको गोले के सेंटर से आपको प्लेन में एक बिंदु लेना है, वहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके बाद जो गोले का त्रिज्या है उसको आपको उसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन का समीकरण दिया है या गोले का समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम गोले के समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा के यहाँ से गोले का सेंटर फाइंड कर लेते हैं। पहले ये सेंटर को फाइंड कर लेते हैं, सेंटर का ये कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है। तो इसको जब आप जमाओगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x² प्लस 4x को एक साथ लिखते हैं, y² माइनस 2y को एक साथ लिखते हैं, z² माइनस 6z और इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, x² प्लस 4x प्लस 8 कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लस 4 करूँगा, यहाँ पर y² माइनस 2y और प्लस 2 कर देता हूँ, यहाँ पर z² माइनस 6z प्लस 9 कर देता हूँ और यहाँ पर 155। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 2 6 6 और 9 15, ठीक है। 15 को यहाँ पर लेफ्ट साइड में जोड़ा है तो 15 को लेफ्ट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है भाई। दोनों तरफ मैं 15 क्या किया हूँ, ऐड कर दिया हूँ। क्लियर है यहाँ तक। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है, देख लेते हैं एक बार। 4 2 2 4, एक मिनट सॉरी, ये 1 होगा, ये 1, इसको 1 करेंगे तो 1 10 4, ये 14 होगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z और क्या हो जाएगा ये माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 169। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गोला है उसका सेंटर क्या मिल गया, सेंटर आपको मिल गया 2, अच्छा सेंटर क्या होगा, ये माइनस करके लिखा जाता है ना, तो सेंटर आपका हो जाएगा -2 1 और 3, ये सेंटर हो गया। और रेडियस r की बात की जाए तो ये आपका मिल जाएगा 13। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपका गोला दिया गया था उसका आपने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन का इस सेंटर से लेके डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है, जैसे प्लेन ये दिया है ax1 प्लस बी वाई एक्स प्लस बी प्लस सी जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये फॉर्मूला होता है आपका। अगर आपको प्लेन दिया गया है तो प्लेन का उस, इसको 1 1 कर लेते हैं, 1 1 और 1, ठीक है। तो प्लेन में आपको क्या करना है, प्लेन का गोले के सेंटर से डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ये प्लेन का इक्वेशन है। उस इक्वेशन में x y z की जगह सेंटर के पॉइंट्स को रख देना है और ये वाली वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपका डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेके पूरे प्लेन तक का डिस्टेंस निकल रहा है ना। मैं एक बार और रिपीट करूँ, ध्यान देंगे। अभी जो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे हो वो इस सेंटर से लेके इस प्लेन तक के बीच के दूरी का को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका प्लेन का इक्वेशन है वहाँ पर x y z को हटा के आप सेंटर के पॉइंट्स को पुट कर दीजिए। ओके, चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, ठीक है, 12 दूनी -24 प्लस 4 प्लस आपके पास ये हो जाएगा 9 माइनस
ये आपको राइट हैंड साइड में जब आप उसको लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 327 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9। ओके, यहाँ पर रेडियस आपका गोले का रेडियस 13 आया है, इसको याद रखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा आपको भाई, 9 4 13 माइनस 1011 की 1 और 2 2 4 1 5 और 3 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो जाएगा 169। पर देखिए आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा लास्ट में 8 मिल जाएगा, और ये 5 और 2 घटेगा तो 3 और 3 और यहाँ का 13 आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये मॉड लगा है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 होगा तो 4 3 7 तो 78, ठीक है। ये आ गया फाइनली आपका 26। तो फिर डिस्टेंस कितना है 26। अब देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर यही मिस्टेक कर देते हैं, डिस्टेंस 26 आया और फिर इसको यहाँ पर टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, रेडियस को सब्सट्रैक्ट करना है, वो मिनिमम डिस्टेंस बोला है ना भाई, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है उसको आपको घटाना है। तो 26 माइनस रेडियस आपको गोले का त्रिज्या 13 दिया था, फाइनली आंसर आपको क्या आ जाएगा 13। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वही गलती आपके सिलेक्शन को रोक देती है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन, और इस फंक्शन में आपको क्या फाइंड करना है, 51 नंबर फंक्शन में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पे। ओके, तो कंटिन्यूटी यहाँ पर हम 3 पे कैसे चेक करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा देना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर ये कंटिन्यूअस है 3 पर तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरे को दिया गया है x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 आनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं LHL, और इसको इसकी वैल्यू 4 की इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ से इसको इक्वल टू 4 कर देते हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू इसलिए आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ आपका 3 माइनस एच हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 3 माइनस एच वहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच, एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करेंगे, प्लस लैम्डा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 4। एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ फंक्शन से बराबर करना था। इसी में अगर यहाँ पर लैम्डा की जगह यहाँ पर मान लीजिए म्यू दे देता, ठीक है, यहाँ पर आपका दे देता म्यू की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करते हैं आप, वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल करते हैं आप राइट हैंड लिमिट की। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है और आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू ये नहीं बताया है कि ये रियल नंबर होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो डिटरमिनेंट फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहे हैं और अभी 53 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्रीन के आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है आपको, डिटरमिनेंट आपको दिया गया है 4 1 20 माइनस 2 1 5 2x 1 और 5x स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको 0 दी गई है, तो आपको रूट निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 4 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 20, ये आपके पास हो जाएगा -2 x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 40 x इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 30x स्क्वायर, ये देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस 30x और ये आपका हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। 30 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पे -2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -1 आना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस निकलेगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका रूट ऑफ इक्वेशन से कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था।